नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मिलकर चर्चा करेंगे कि आने वाले सप्ताह में यानी अक्टूबर 15 से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डायरेक्शन मूव हो सकते हैं। उससे पहले मैं सभी नए सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने हाल ही में मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन किया है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यदि आप इस वीडियो को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, अच्छी तरह से इन सब बातों को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को सबसे पहले पूरा जरूर देखें और एक एक बात पर ध्यान दें ताकि आप इन सब चर्चाओं को अच्छे से अपने ट्रेडिंग या निवेश में इनका इस्तेमाल कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कुछ फैक्ट्स की, जिस पर हमें बहुत ही पैनी नजर रखनी होगी दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं जहां मैं बताना चाहूंगा कि हमें ध्यान देना चाहिए कि इंडियन इंडेक्सेस यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स आप जिसे कहते हैं, वो अब जो करंट लेवल्स हैं इन पर लगातार मैं देख रहा हूं कि रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। और जब एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद निफ्टी एकदम से नीचे आता है या अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है, तो उसके कई कारण बताए जाते हैं और वो कारण है भी। कभी डॉलर का इंडिसिसिव मूव, कभी चाइना का कोई मूव, तो कभी बढ़ते हुए क्रूड प्राइसेस, तो कभी यूएस के ट्रेजरी यील्ड्स जो लगातार बढ़ रहे हैं। तो इन सब बातों का हमें लगातार ध्यान रखना होगा ताकि हम ये आकलन कर सकें कि कल या आने वाले हफ्ते में हमारे इंडेक्सेस का किस तरह डायरेक्शन होगी, वो किस तरह मूव करेंगे। तो दूसरा इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि चाइना ने जैसा कि पिछले हफ्ते अपने युआन को स्लिप कर दिया था, यानी डिवैल्यूएट कर दिया था, जिससे डॉलर काफी मजबूत हुआ। और ऑयल प्राइसेस ईरान पर सैंक्शन लगने के बाद से लगातार प्रेशर में हैं। उसके ईरान के क्रूड एक्सपोर्ट्स जो है कम हुआ है, जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं अब तक। इसमें कोई डाउट नहीं कि कई दिनों की गिरावट के बाद वर्ल्ड के सभी इंडेक्सेस ने शुक्रवार को एक वापसी की थी। आइए अब आगे देखते हैं कि और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो किस तरह का है। यूएस इक्विटीज ने शुक्रवार को एक हायर क्लोजिंग दी थी। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.15% बढ़ा था, एस&पी इंडेक्स 1.42% बढ़ा और नैस्डैक इंडेक्स ने 2.29% की बढ़त हासिल की। गोल्ड फ्यूचर्स नीचे की ओर गिरकर बंद हुए 0.53%, यानी वो $1221 के लेवल पर बंद हुए। क्रूड ऑयल की डिलीवरी जो है नवंबर में बढ़ी और क्रूड ने $71.50 पर बैरल का रेट टच किया, जबकि दिसंबर का ब्रेंट क्रूड 0.3% बढ़कर बंद हुआ तकरीबन $80.50 पर बैरल पर। यूएस डॉलर इंडेक्स भी मजबूत हुआ 0.9% बढ़कर वो 94.96 पर बंद हुआ शुक्रवार को। आइए अब और बातों पर ध्यान दें कि यूएस और चाइना में बढ़ते जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स क्या हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं निफ्टी के बारे में क्यों नहीं बता रहा, मैं इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूं। तो इसका कारण ये है कि ये सब बातें ही भारतीय इंडेक्सेस पर बहुत गहरा असर डालते हैं। उनका हर मूव इन सब बातों से प्रभावित होता है। तो इस पर हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया आज की डेट में, क्योंकि टेक्निकल बाउंस या टेक्निकल डाउनवर्ड मूव अधिकतर सही साबित होते हैं एक नॉर्मल मार्केट में, परंतु अब कोई भी कारण बन जाता है निफ्टी में किसी भी डायरेक्शनल मूव का। कोई एक छोटे से छोटा वर्ल्ड लेवल का कारण हमारे निफ्टी इंडेक्सेस को या बैंक निफ्टी को प्रभावित करता है, क्योंकि आज निफ्टी ऐसे नाजुक दौर में पहुंच चुका है जहां से वो कभी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। और मेरा मानना है कि निफ्टी नीचे की ओर जाने के चांसेस ज्यादा हैं ऊपर जाने के बजाय, क्योंकि अभी हम एक ऐसे मोड़ पर हैं कि जहां से निफ्टी ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। कुछ डोमेस्टिक रीजंस हैं जिसकी वजह से निफ्टी पर काफी सेलिंग प्रेशर है और इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी कारण ऐसे हैं जो निफ्टी को सहारा भी दे रहे हैं, परंतु उनमें से अधिकतर कारण इंटरनेशनल लेवल के भी निफ्टी पर दबाव बना रहे हैं। तो जैसे कि चाइना के अभी सेंट्रल बैंक ने कहा कि अब वो अपने युआन के एक्सचेंज रेट को मार्केट्स पर छोड़ेगा, वही उसके लेवल्स को तय करेंगे, जिससे कि चाइना पर थोड़ी रोक लगेगी युआन के डिवैल्यूएशन करने पर और उसके युआन डिवैल्यूएशन को एक हथियार के तौर पर यूज करने पर,
जो कि वो अधिकतर टैरिफ ट्रेड वार जो उसका यूनाइटेड स्टेट्स से चल रहा है उसके दौरान वो करता है। चाइना ने इस बार काफी एक्सपोर्ट काफी सरप्लस में किया है अमेरिका के साथ टैरिफ ट्रेड वार के चलते। उधर दूसरी ओर यूएस भी काम कर रहा है जापान और दूसरे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग रूल्स बनाने की, जिससे कि अमेरिका की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाया जा सके और चाइना की नॉन इकोनॉमिक पॉलिसीज पर कुछ लगाम लगाई जा सके। तो ये सब बातें चाइना को भी प्रेरित कर सकती हैं कि वो कोई और स्टेप या कोई और तरीका ढूंढे यूएस की इकोनॉमी को प्रभावित करने का, जिससे कि वर्ल्ड के सारे इंडेक्सेस फिर से हिलने की कगार पर आ जाएंगे। और मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा जिसमें हमें स्ट्रिक्ट वॉच रखना है। सबसे पहले तो दोस्तों आप जानते हैं कि अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है, रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनियों के। तो इस समय हमें भारत के ही नहीं बल्कि यूएस के इंटरेस्ट रेट्स पर भी ध्यान रखना है। जहां हमारी अधिकतर टेक कंपनीज अपना व्यापार करती हैं, वहां इंटरेस्ट बढ़ने पर कुछ कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, परंतु अधिकतर कंपनीज दबाव में रहेंगी, उनके मार्जिन्स दबाव में रहेंगे। तो दूसरा है मार्केट सेंटिमेंट्स और तीसरा है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स। यदि इन सब बातों को शॉर्ट टर्म में हम लेते हैं जो कि किसी भी स्टॉक के प्राइसेस को प्रभावित कर सकते हैं, तो इन तीनों फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स किस लेवल पर हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है, मार्केट सेंटिमेंट्स किस तरह हैं, या पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तभी हम किसी भी कंपनी के शेयर का अंदाजा लगा पाएंगे कि वो ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर। खाली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करना बहुत ही खतरनाक है दोस्तों ऐसे समय में। और अब फ्लक्चुएशन का लेवल इतना ज्यादा है कि जो बार बार हमें रेजिस्टेंस मिल रही है निफ्टी में, या बार बार जो सपोर्ट मिल रही है नीचे के लेवल पर, उस पर हमें ध्यान देना होगा कि हमें किस लेवल पर लगातार रेजिस्टेंस मिलता है और किस लेवल पर लगातार सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हम एक बीच के लेवल पर खड़े हैं इस टाइम निफ्टी में, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ निफ्टी के चार्ट में। हमेशा ध्यान रखें कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स एक 10 साल के साइकिल के एक किनारे पर खड़ी हैं, एक जिसे मैं कहता हूं कि क्रैश जोन, जो कि एक 10 साल का पीरियड, एक 10 साल का अंतराल रहता है। जैसे हमने सन 2000 में हमने एक क्रैश देखा, उसके बाद सन 2008 में दूसरा क्रैश देखा, उसके बाद हम 2018 में पहुंच गए हैं जहां ये 10 साल का साइकिल पूरा होने की कगार पर है। तो इस टाइम इंडियन मार्केट्स पर बहुत सतर्कता बरतना जरूरी है दोस्तों। सबसे मेन बात कि इंडियन मार्केट्स ने जैसे अभी हाल ही में IL&FS स्कैम को देखा था, जिससे पूरे भारत के बाजार हिल गए थे। उनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इतने ज्यादा थे कि गवर्नमेंट को इंटरफियर करना पड़ा। IL&FS में SBI और LIC का काफी पैसा इन्वॉल्व है, जो अभी तक IL&FS का मामला सॉल्व नहीं हो पाया है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है निफ्टी में। जब अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं, ऐसे किसी और स्कैम से के निकलने की भी संभावना प्रबल हो जाती है। ऐसे में जब एक स्कैम निकल कर आता है तो फिर दूसरा भी और कई स्कैम खुल जाते हैं, जिससे कि इक्विटी मार्केट्स एक तरफा रुख ले लेते हैं और वो एक तरफा रुख बहुत ही खतरनाक स्थिति में एक रिसेशनरी दौर में इक्विटी बाजार को ले जाता है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट को बिना किसी हाइक के छोड़ा था, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी ऐसी हालत में नहीं है कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक करें। अब जो है टैरिफ ट्रेड वार, जो कि यूएस और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी के बीच में लगातार चल रहा है, उसमें एक नया बदलाव है। वो ट्रेड वार एक करेंसी वार का रूप लेता जा रहा है। इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये एकदम से खतरनाक एक टिल्टिंग मूव देता है हमारे बाजारों को। और अचानक में आया कोई बदलाव, किसी भी तरफ से, चाइना की तरफ से, यूएस की तरफ से उठाया गया कोई भी कदम हमारे भारतीय बाजारों को एक तरफा रुख प्रदान करेगा, इस पर ध्यान दें। आइए हम देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक FIIs और DIs ने भारतीय बाजारों में किस तरह की खरीद बेच की। तो आप ये देखें कि ये FIIs का डाटा है। FIIs आप देखें कि लगातार 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक दोस्तों लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और कुल मिलाकर उन्होंने 17,857 करोड़ रुपए की सेलिंग की है। और दूसरी ओर DIIs यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, और उन्होंने 1550 करोड़ की बाइंग की है, जो कि FIIs की सेलिंग से अभी भी कम है। तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स भारतीय बाजारों को सहारा तो दे रहे हैं, परंतु अगर यह भी सेलिंग की साइड पर आ गए
तो दोस्तों क्या होगा, इस पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि एफआईज ने पिछले अप्रैल और मई से लगातार नेट सेलर रहे हैं भारतीय बाजारों में, और अब आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में भी वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं, यानी हमारा बाजारों से स्मार्ट मनी निकल कर जा रहा है। और ये एक नेगेटिव खबर है भारतीय बाजारों के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि इस खरीद बेच का हमारे भारतीय रुपए पर क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ आप देखें कि ये रुपए का एक 4 घंटे का चार्ट है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस का। यहाँ आप देखें कि रुपया बार ऊपर की ओर फिसलता है और थोड़ा मजबूत होते ही फिर से उसमें सेलिंग शुरू होती है, फिर वो नीचे फिसल जाता है। और आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो रुपए का फिसलना लगातार जारी है। पूरे सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक की ये मूवमेंट है। अभी कुछ मजबूती तो आई है रुपए में, जो कि 73 रुपए 90 पैसे के आसपास बंद हुआ है, परंतु मेरा मानना ये है कि आने वाले हफ्ते में हम फिर से रुपए को फिसलता हुआ देखेंगे, क्योंकि एफआईज का जो सेलिंग का लगातार बनी हुई है भारतीय बाजारों में, उससे रुपया और नीचे की ओर रह सकता है, यानी 75 रुपए के नीचे तक जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है 74 से लेकर 75 के बीच में रुपए का रहने वाला है, जो कि हमारी भारतीय करेंसी को एक बड़ी ही नाजुक स्थिति में पहुंचा देता है। आइए अब देखते हैं कि निफ्टी में इन सब बातों का क्या असर हुआ। जैसा कि मैंने अपने पिछले चार्ट में बताया था कि मैं निफ्टी पर रेगुलर अपडेट दूंगा। इसी चार्ट में जो मैंने पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्र पहले बनाया था और ये डिस्कस भी कर चुका हूं मैं अपने पिछले कई एनालिसिस में। तो ये निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ आप देखें कि निफ्टी 10 अक्टूबर को एक ऊपर जाने की निफ्टी ने कोशिश की थी, परंतु इस कंसोलिडेशन जोन से निफ्टी ऊपर तो गया, परंतु बुलिश कंसोलिडेशन जोन में यहाँ टकराता रहा और उसके एज पर ही बंद हुआ, अंदर उसने एंट्री नहीं की। फिर उसके बाद हमने देखा कि 11 तारीख को एक गैप डाउन मिला निफ्टी को, और निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर गया इस कंसोलिडेशन जोन के मिड तक, और फिर ट्रेडिंग सत्र के लास्ट घंटे में हमने निफ्टी में सेलिंग आते हुए देखी और निफ्टी 11 तारीख को यहाँ बंद हुआ इस लेवल पर, इस जोन के मिड में। 12 तारीख को हमने एक गैप अप देखा निफ्टी में, जो काफी स्ट्रॉन्ग लगा था मुझे, और निफ्टी ने फिर ऊपर गया है दोस्तों, आप यहाँ देखें, और परंतु फिर वो इसी बुलिश कंसोलिडेशन जोन के इसी लेवल पर रेजिस्टेंस उसको मिल रही है, कड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है, जिससे उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया 12 तारीख को, और यहाँ आखिरी घंटे तक लगातार संघर्ष किया है निफ्टी ने। परंतु अब मेरा मानना है कि 15 अक्टूबर मंडे एक बड़ा डिसिसिव मूव प्रदान करेगा निफ्टी इंडेक्स को, क्योंकि अगर हम यहाँ देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल पर बंद हुआ है फ्राइडे को, उसका हमारे रुपए पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी वजह से निफ्टी इंडेक्स गैप डाउन भी खुल सकते हैं मंडे को। अगर वो नीचे की ओर खुले तो क्या होगा, तो वो वापस इस कंसोलिडेशन के मिड तक आ सकते हैं, और यदि ऊपर गए तो फिर उन्हें इस लेवल पर, यानी बुलिश कंसोलिडेशन जोन के बीच में पहला रेजिस्टेंस मिलेगा और दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा इस लेवल पर, यानी 10,700 के लेवल पर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 10,530 पर। अगर वो निफ्टी ने तोड़ लिया अगर ऊपर की साइड पर, तो 10,700 पर बहुत कड़ा हम रेजिस्टेंस देखेंगे निफ्टी में, जहां की सेलिंग इतनी तेज हो सकती है कि वो वहां से एक निफ्टी एक स्टीप डाउनवर्ड मूव ले सकता है, वापस इस जोन में इन स्तरों तक आ सकता है। तो दोस्तों एक वॉलेटाइल हफ्ते के लिए तैयार रहे निफ्टी में। आइए इस चार्ट को एक 15 मिनट की जोन में देखें और अच्छे से, ताकि आप इसको देख सकें निफ्टी के मूवमेंट्स को। तो मैंने आपको बताया था कि 10 अक्टूबर को निफ्टी ने यहाँ एक थोड़ा सा गैप लिया और फिर यहाँ से निफ्टी ने ऊपर की चाल पकड़ी, इस बेयरिश कंसोलिडेशन जोन के ऊपर तो आया, और यहाँ उसने इस बुलिश कंसोलिडेशन के अंदर घुसने की लगातार कोशिश की है, परंतु सेलिंग प्रेशर इतना था कि वो अंदर एंटर नहीं कर पाया और यहाँ पर वो बंद हुआ। और 11 तारीख को एक गैप डाउन के साथ निफ्टी खुलता है, वो भी कंसोलिडेशन जोन के नीचे, जो कि एक निफ्टी में काफी दबाव वाली स्थिति को निफ्टी को खड़ा कर दिया था, जिससे 11 तारीख को फिर निफ्टी ऊपर गया इस जोन के मिड तक। फिर यहाँ सेलिंग हुई उस ट्रेडिंग सत्र के आखिरी घंटे में 11 तारीख को, और निफ्टी नीचे आया और यहाँ पर तकरीबन बंद हुआ था
निफ्टी लेवल्स पर, और 12 तारीख को हमने एक अचानक से एक गैप अप ओपनिंग देखी, जबकि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि हम यहाँ गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में यहाँ मैं सेलिंग देख रहा था, परंतु रुपए की वापसी की वजह से यहाँ निफ्टी को गैप अप तो मिला और निफ्टी ऊपर गया भी, परंतु वापस इन्हीं स्तरों पर देखें, यहाँ पर इन्हीं लेवल्स पर निफ्टी को कितना सेलिंग प्रेशर झेलना पड़ा और निफ्टी अंततः यहीं बंद हुआ है शुक्रवार को। तो ये निफ्टी को एक इनडिसिसिवनेस प्रदान करता है, जो कि एक छोटे से छोटे कारण की वजह से एक तरफा मूव ले सकती है। और यदि निफ्टी यहाँ से गैप डाउन खुलता है मंडे को, तो हम इसे इन स्तरों तक आता जरूर देखेंगे। यदि गैप अप खुला भी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निफ्टी को बहुत पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 10,564 पर, जिसे मैं काफी टफ रेजिस्टेंस कहूंगा। यदि इस रेजिस्टेंस को तोड़ जाता है निफ्टी ऊपर की ओर, तो यहाँ पर यानी 10,680 पर दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा आगे रेजिस्टेंस जोन के अंदर, तो जाना बहुत ही दूर की बात है। हो सकता है निफ्टी यहाँ से एक शार्प डाउनवर्ड मूव ले और इन स्तरों पर उस केस में यहाँ पर वापस सपोर्ट मिलेगी निफ्टी को। 15 तारीख को ऊपर गया भी तो मेरा मानना यह है कि निफ्टी यहाँ पर इस सेलिंग प्रेशर की वजह से एक गैप डाउन ले सकता है और इन स्तरों पर हम ओपनिंग देखेंगे जो निफ्टी को नीचे की ओर धकेलेगा और निफ्टी इस बेयरिश कंसोलिडेशन जोन में ही जिगजैग मैनर्स में ट्रेड करेगा। ये संभव है कि इस ट्रेडिंग जोन के निचले स्तर पर निफ्टी को कुछ सपोर्ट मिले, जैसा कि यहाँ मिलता है। पीछे आप देख चुके हैं, यहाँ पर निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिला, यहाँ पर मिला और यहाँ पर निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट दिया बेयरिश ट्रेडिंग जोन के निचले स्तर पर। यदि यहाँ से टूटा निफ्टी तो नीचे की ओर उसका रुख रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि निफ्टी अभी एक बेयरिश ट्रेंड में है, तो इस पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आइए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मेरा ये एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन है दोस्तों, जहां मैं बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट यहाँ देखता हूँ। बैंक निफ्टी यहाँ बंद हुआ है शुक्रवार को और अधिकतर जो मूविंग एवरेजेस हैं वो ऊपर की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकता है। ये मेरा गैप अप ओपनिंग जोन है, ये मेरा कंसोलिडेशन ओपनिंग जोन है, ये मेरा गैप डाउन ओपनिंग जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी अपने सेम लेवल्स पर खुला तो बैंक निफ्टी का मूव इस तरह होगा जो मैंने रेड लाइन से अंकित किया है, और ये जो येलो जोन है ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है, जो बैंक निफ्टी को एक कड़ा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। जहां पहली रेजिस्टेंस उसकी इस लेवल पर होगी, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 26,675 के लेवल पर और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी का यहाँ होगा। मेरा मानना है कि हर लेवल पर निफ्टी ऊपर अगर गैप अप खुला तो हर लेवल पर हमें एक भारी सेलिंग प्रेशर का बैंक निफ्टी में सामना करना पड़ेगा और बैंक निफ्टी का मूवमेंट इस गैप अप जोन से इस डायरेक्शनल मूव्स में हो सकता है। यदि निफ्टी सेम लेवल पर खुला तो वो इन दो सेंस जोन्स के बीच में अप डाउन करेगा, जो कि बहुत शार्प अप डाउन होंगे। अगर गैप डाउन खुला बैंक निफ्टी अक्टूबर 15 को, तो निफ्टी की चाल इन लेवल्स पर बनी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि अचानक से कोई पॉजिटिव न्यूज बैंक निफ्टी को यहाँ तक पहुँचा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम बाजार में अनिश्चितता बहुत है। तो इसलिए दोस्तों बहुत संभल कर ट्रेड करें और अपनी पोजीशंस को कम से कम रखें ताकि वो स्थिति आपके कंट्रोल में रहे। किसी भी जंप को, किसी भी ऊपर के मूव को पहले ध्यान से देखें कि वो कितना सस्टेन कर रहा है, किन लेवल्स में सस्टेन कर रहा है, और यदि वो नीचे आया है निफ्टी या बैंक निफ्टी तो कहाँ जाकर वो सपोर्ट दे रहा है या पहले उसने कितनी बार उस लेवल पर सपोर्ट दिया है। तो वही यहाँ ही आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट करने से पहले अपना निर्णय अपने विचार पर ही लें। मैं इस निफ्टी वीडियोस में अपने कोई टारगेट्स नहीं देता, ना ही कोई टिप्स देता हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एजुकेशन पर्पस होता है ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को बाजार की सभी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्यूज का क्या इफेक्ट होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट पर, उसको मैं बता सकूं। ये मेरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, इसको बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और
उनसे भी कहें कि वो अपने और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो मार्केट में काम करते हैं, निवेशक हैं या ट्रेडर हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर का एक बड़ा बेस मुझे हमेशा प्रेरित करता रहेगा कि मैं निफ्टी का रेगुलर एनालिसिस आप तक हिंदी में पहुंचाऊं और भी कमोडिटीज पर मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।